बिहार। बिहार का नाम सुन करके आप सभी के मन में कुछ इमेजेस ऐसी बनती होगी। इमेजेस किसकी बनेगी? तो पॉवर्टी, करप्शन, जंगल राज, गुंडा राज, इन सब की इमेजेस आपके दिमाग में बनती है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिहार क्या स्टार्टिंग से ही ऐसा था? बिहार में क्या स्टार्टिंग से ही गुंडा राज, माफिया राज चलता था? क्या बिहार जो एक स्टेट है, क्या वो शुरू से ही मिस गवर्नेंस के तरफ था? क्या बिहार शुरू से ही एक गरीब स्टेट, एक बीमारू राज्य था? जी नहीं दोस्तों। एंशियंट इंडिया से देखा जाए तो बिहार की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है, बिहार की जो इकोनॉमी थी वो काफी अच्छी थी। बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य होने के बाद भी सेल्फ सफिशिएंट था। पर आखिर ऐसा हो क्या गया कि उसके बाद से बिहार जो है वो बेसिकली एक बीमारू स्टेट का दर्जा बिहार ने पाया है। ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे राज्य होने के बाद भी, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी बिहार अंडर डेवलपमेंट की तरफ गिरता चला गया? पूरा देश, पूरी दुनिया जहां अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ जाती है, बिहार उसी जगह पे डेवलपमेंट से अंडर डेवलप की तरफ आ गया। ऐसा क्या हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? बिहार के साथ साथ बिहार का एक भाई भी था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हालत भी बिहार के तरह ही थी। बट आज उत्तर प्रदेश अपने नाम से इस बीमारू टैग को हटा रहा है। उत्तर प्रदेश अपने नाम से इस बीमारू टैग को हटा रहा है, बट बिहार ये करने में अभी सक्षम नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, बिहार जो है, एंशियंट इंडिया में मगध नाम का एक अंपायर हुआ करता था। प्रेजेंट डे वो बिहार को कनोट करता है। पाटलिपुत्रा आज के डेट के पटना को कनोट करती है। बिहार वैसी जगह है जहां पे बुद्ध को बुद्धि मिली थी। बिहार वैसी जगह है जहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार वैसी जगह है जहां जिसकी नालंदा यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पूरे दुनिया के लोग ज्ञान लेने आते थे। नालंदा के अलावा विक्रमशिला, उदनपुरी, ये सारे यूनिवर्सिटी यहां पर मौजूद थी। महाभारत की बात करो, गीता की बात करो, रामायण की बात करो, ये सब कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड है। आर्यभट्ट, तरेंगना नाम का एक जगह है, मसौड़ी जिसको बोलते हैं आज के डेट में, वो भी बिहार में पाया जाता है। जीरो का आविष्कार हुआ उस मैथमेटिशियंस के वजह से। तो बिहार इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद बिहार के की कंट्रीब्यूशन की गिनती करेंगे ना, वो कम पड़ जाएगी। वो बहुत कम पड़ जाएगी अगर बाकी राज्यों के साथ इसकी कंपैरिजन शुरू से करने लगे। पर आज ये इस दलदल में कैसे घुस गया? और घुसा तो घुसा, ये घुसता ही चला जा रहा है। अभी इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में भी वोटर टर्नआउट कम है बिहार का पिछले इलेक्शन से। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में एक टाइम पे जंगल राज चला था, बिहार की जनता चुप क्यों थी? और जंगल राज ऐसा ऐसा जनता के साथ साथ क्या ऊंचे ऊंचे आईएएस ऑफिसर्स के साथ ऐसी हालत हो गई थी कि वो बोलना मुश्किल था। आईएएस ऑफिसर छोड़ो, उनके फैमिली के साथ ऐसी कंडीशंस थी, कंडीशन बद से बदतर थी उस केस में। और क्यों एक कंपैरेटिवली यूपी कैसे ऊपर चला गया और बिहार बीमारू राज्य में क्यों हो? ऐसा ऐसा नहीं था कि बिहार ही एक बीमारू राज्य है। बिहार के अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब सारे बीमारू राज्य में आते थे एक टाइम पर आज जहां इंदौर इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है, उत्तर प्रदेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 9.2 ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में पूरे देश में सेकंड राज्य है जीडीपी पर कैपिटा में। उसी हिसाब से आप देखोगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सारे सारे राज्य डेवलप कर रहे हैं। बट बिहार पीछे क्यों छूट गया है? बिहार की अगर बात करें, बिहार की बात अगर हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। बिहार एक सेल्फ सफिशिएंट राज्य था। सेल्फ सफिशिएंट होने का क्या मतलब है? कि यहां पर इंडस्ट्रीज काफी थी। ये इंडस्ट्रियल एक राज्य था बिहार। और हालात ऐसे हुए कि पॉपुलेशन तो इसकी बढ़ी, 13 करोड़ के साथ तो पॉपुलेशन इसकी बढ़ गई, बट उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाई। ठीक है, इस स्लाइड में आपको यह पता चलेगा कि बिहार में करीब करीब 40 शुगर मिल हुआ करते थे। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बिहार चीनी का एक्सपोर्टर था, वो शुगर को एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, बट हुआ क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी चेंज हुई, गवर्नमेंट ने शुगर मिल या बस शुगर मिल की बात नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज को भी
ऐसा टर्मुलेट किया, ऐसा वहां पर अपहेवल आया, उस ऐसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला जिससे बिहार इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया। तो दोस्तों, बिहार को समझने से पहले बिहार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग। अब बिहार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? तो बिहार के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, नीतीश कुमार। वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं। नीतीश कुमार के पहले भी कई सारे चीफ मिनिस्टर यहां पर बने। अब होता क्या है कि ये जो चीफ मिनिस्टर्स और जो बिहार पर जो रूलिंग हो रही थी बिहार पर, वो जो उसकी जो आइडियोलॉजी थी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिहार वाज लीडिंग टुवर्ड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण की धरती थी ये, ठीक है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब क्या है, जयप्रकाश नारायण के एक टाइम पर जूनियर हुआ करते थे, जब जयप्रकाश नारायण यहां पर पॉलिटिकल एजिटेशन या पॉलिटिकल रैली इंदिरा गांधी के खिलाफ कर रहे थे। तो और जो जयप्रकाश नारायण थे वो गांधीवादी थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी थे, और गांधीवादी जो होते हैं वो लीन करते हैं लेफ्ट की तरफ, सेंटर लेफ्ट होते हैं। इसीलिए जो कांग्रेस बनी, गांधी के इन्फ्लुएंस में बनी, और वो लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट के तरफ हो गई। तो बिहार में भी एक ट्रेंड देखने को मिला कि बिहार में जो पॉलिटिकल लीडर मेजरली आए वो लेफ्ट टेंडेंसी वाले थे, वो लेफ्टिस्ट थे, ठीक है। बिहार के पॉलिटिकल लीडर मेनली क्या थे? मेनली वो लेफ्टिस्ट थे। अब जब वो लेफ्टिस्ट होने लगे तो लेफ्ट का जो लेफ्ट विंग होता है ना, उसमें एक टेंडेंसी होती है। वो टेंडेंसी क्या होती है? वो टेंडेंसी होती है कि आपको मैंने बताया सोशल एस्पेक्ट पर ये लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। और बिहार की दिक्कत ये हो गई ना, इस सोशल एस्पेक्ट पर ध्यान देते 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 ये एक हॉक्स बन करके रह गया, ठीक है। ये एक जुमलेबाजी बन करके रह गई। क्यों जुमलेबाजी बन करके रह गई? क्योंकि बिहार में जितने पॉलिटिकल लीडर आए वो बिहार को छोड़ करके पहले वो अपना फायदा देखने लगे। वो बिहार को छोड़ करके वो अपना फायदा देखने लगे, और अपना फायदा भी ऐसा देखने लगे कि पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ही उनके तरफ टिल्ट होने लगा। बिहार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जातिवाद। बिहार में आज भी अगर आप आज के युवा से भी पूछोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने जाति के तरफ ही टिल्ट होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि बिहार के लिए कौन सा जो मुख्यमंत्री है या कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बिहार को अपलिफ्ट कर सकती है। बिहार की जो अपलिफ्टमेंट है वो रुकी हुई है। उसके रुकने का सबसे मेजर कारण है वो है जातिवाद। अब ये जो जातिवाद है ये सोसाइटी और सोशल एंगल को शो करता है, ठीक है। ये जो जातिवाद है ये सोसाइटी और सोशल एंगल को शो करता है। अब यहां पर जो पार्टीज है वो भी इसी तरह की हैं। तो एक तरीके का क्या हुआ, ये एक तरीके का अलाइनमेंट दोनों में चलने लग गया। अब सोशल होने का क्या मतलब होता है? सोशल होने का मतलब क्या होता है? एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट। सोशल होने का मतलब होता है एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट। वेलफेयरिस्टिक स्टेट कैसे होगा? जब आप लोगों का वेलफेयर करोगे। लोगों का वेलफेयर आप कैसे करोगे? लोगों का वेलफेयर आप कैसे करोगे? तो आप उनको सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। अब गुड्स एंड सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे भाई? जो प्राइवेट इंडस्ट्री है आप उसको सरकारी बना दोगे, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री को आप सरकारी बना दोगे। अब जब प्राइवेट इंडस्ट्री को सरकारी बनाओगे और उस सरकार, अब प्राइवेट इंडस्ट्री सरकारी बन गई, इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया, इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया। अब जब इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया तो सरकार ने क्या किया? इसको फंड करना चालू कर दिया। अब जब सरकार ने फंड करना चालू कर दिया, यहां पे करप्शन बहुत ज्यादा हुआ, यहां पर करप्शन होने लगा, इनएफिशिएंसी बढ़ने लगी। तो जो जॉब्स और जो इंडस्ट्रीज यहां पे सरकार ने ओन की थी वो शटडाउन होने लगी, वो बंद होने लगी। 40 शुगर मिल की मैंने यहां पर बात की है, आज घट करके वो 2 है। बिहार इंपोर्ट, एक टाइम ऐसा था कि बिहार इंपोर्ट करता था चीनी, और एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में आप इस देश में कहीं पर भी बैठे हो, अगर चीनी है तो 70 to 80% चांस है कि वो चीनी बिहार से गई है। और आज क्या हो रहा है? आज उल्टा हो रहा है। तो क्या बस यही एक रीजन है बिहार के गरीब होने का या बिहार के इलिटरेट होने का? बिहार के इलिटरेट होने का सबसे बड़ा कारण है उसका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि बिहार के पास नेता चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर 2 ही बड़े चेहरे आपको दिखेंगे, एक तो लालू प्रसाद यादव जी का, दूसरा नीतीश कुमार जी का। इन दोनों के अलावा कोई आपको दूसरा विकल्प ही नहीं दिखेगा।
ठीक है, अब उस पर भी धीरे धीरे बात करेंगे कि किस तरीके से जो विकल्प दिखता भी है ये दोनों लोग मिलकर के उसको ही गिरा देते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले एक और चीज हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक बेसिकली एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं। अब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नेहरू जी लेकर के आए थे, इसने बिहार की कमर तोड़ दी। ठीक है, इसने बिहार की कमर तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? तो देखो, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, एक शहर है, एक स्टेट है, जैसे बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य है और बिहार में पहले बिहार और झारखंड एक थे। झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे, बिहार में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते थे। ठीक, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपकी इंडस्ट्री कहीं पर भी लगी है, कहीं पर भी आप लगा लो इंडस्ट्री, आप बिहार में लगा लो, आप बंगाल में लगा लो, आप मुंबई में लगा लो, आप गुजरात में लगा लो, ठीक है, आप दिल्ली में लगा लो, आपके इंडस्ट्री से जो नेचुरल रिसोर्सेस का इलाका है, जैसे बिहार नेचुरल रिसोर्सेस का क्या है, इलाका है, इस इलाके तक जाने में जो खर्चा लगेगा, ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने दिल्ली में, आपने क्या किया, दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आपने दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई, अब यहां से आपको बिहार जाना है। क्यों जाना है भाई? कोयला मिलता है साउथ बिहार में, ठीक है ना, कोयला मिलता है साउथ बिहार में, आपको कोयला चाहिए और कोयला तो चाहिए, तो आप क्या करोगे, बिहार जाओगे ना दिल्ली से, तो अब जब बिहार से दिल्ली जाओगे कोयला लाने और फिर कोयला लेकर के दिल्ली वापस आओगे, तो इसमें तो एक्सपेंडिचर होगा ना, यहां पर तो खर्चा होगा। इस खर्चे को इस पॉलिसी के तहत कंपनसेट करने की बात नेहरू ने कर दी कि आप इंडस्ट्री कहीं पर भी लगा दो, आप रॉ मटेरियल लेने लाने करोगे, लाना इधर लाना ले जाना करोगे, तो आपको सरकार पैसा देगी। अब देखो, अब होता क्या है, ये सब तो ठीक है, यहां से सरकार लेना ले जाना कर रही है, पैसे भी दे रही है। एक इशू यहां पर यह उत्पन्न हुआ कि अगर इंडस्ट्री दिल्ली में है, ठीक है, और दिल्ली से वो बिहार गई कोयला लाने के लिए, बिहार से फिर यहां आया, अब ये जो दिल्ली वाली इंडस्ट्री है, ये अपने सामान को जब बेचेगी, जब एक्सपोर्ट करेगी, जब एक्सपोर्ट करेगी या जब ये कंपनी इंपोर्ट करेगी, तो ये डायरेक्ट दिल्ली में तो नहीं करेगी, ये तो कोस्टल रीजन में ही करेगी ना, ये इस वाले इलाके में ही, इस वाले इलाके में ही, इस गुजरात वाले इलाके में ही करेगी, यही करेगी बेसिकली। तो अब देखो, अब क्या होता है कि आप दिल्ली में आपने पूरा सामान बना लिया, अब दिल्ली से आप इसको गुजरात लेके जाओ या दिल्ली से आप इसको बॉम्बे लेके जाओ, जब आप इसको दिल्ली से बॉम्बे ले जाओगे तो आपको एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, ठीक है, वो खर्चा होगा ना, यहां पर भी तो यू हैव टू स्पेंड समथिंग, यहां पर भी यू हैव टू स्पेंड समथिंग। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये सरकार बियर नहीं कर रही है, ठीक है, बट सरकार ये बियर कर रही है, तो लोग बिहार जैसे लैंड लॉक्ड सिटीज में अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे? बिहार जैसी लैंडलॉक इंडस्ट्री में, लैंडलॉक सिटीज में, लैंडलॉक स्टेट में अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे? वो गुजरात लगाएंगे, गुजरात से कोयला भले ले ले, बिहार से क्यों लेंगे? क्योंकि वो भी तो सरकार पैसा दे रही है इनको, सरकार तो उसका भी पैसा दे रही है ना, तो इनको तो फायदा कहाँ होगा जब ये इंडस्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो। बट क्या यही एक रीजन है? लैंडलॉक स्टेट तो छत्तीसगढ़ भी है, लैंडलॉक स्टेट तो मध्य प्रदेश भी है, लैंडलॉक स्टेट तो पंजाब भी है, वो तो डेवलप कर गए, ये क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? ठीक है, तो इसका एक रीजन ये है। दूसरा रीजन यहां पर सबसे बड़ा रीजन है इसका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब कहोगे भाई, बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे है? नीतीश कुमार तो 18 साल से पीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के वजह से, जो प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होने के वजह से, जो कैपिटलिस्टिक थॉट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि नीतीश कुमार ने वायदा कर दिया था इंडस्ट्रीज को कि हम आपको सब्सिडी देंगे, कंपनसेशन देंगे, जब इंडस्ट्री यहां पर आ गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के वजह से, यहां पर जब उनको लॉस होने लगा, तो उन्होंने अपनी सब्सिडी मांगी बिहार गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी, हाई कोर्ट में केस गया और बिहार सरकार जीत गई केस, इंडस्ट्रीज डरने लगी यहां पर आने से। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें यहां पर ये हुई। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नीतीश कुमार अगेन सेट टू स्विच साइड्स। अब ये फिर से अपने साइड्स को स्विच करेंगे, मतलब कभी ये आरजेडी के होते हैं, कभी ये बीजेपी के होते हैं, कभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं आएंगे, और ये फिर बीजेपी से अलायंस कर लेते हैं। अब ये ऐसा करते क्यों हैं? देखो, सिंपल सी बात है कि यहां पर देखो 2013 में एक लहर चली थी,
2013-14 के इलेक्शन में, जिसका नाम था मोदी लहर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था उस समय, नीतीश कुमार ने जो बीजेपी वाली जो अलायंस है उसके साथ अपने को अलाइन कर रखा था। ठीक है, अपने आप को अलाइन कर रखा था। आरजेडी के साथ ये शुरू से थे। उस समय इन्होंने अपने आप को आरजेडी से अलग कर लिया। आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी। अब ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, बीजेपी के साथ क्यों अलाइन कर लिया? क्योंकि देखो, नीतीश कुमार का इंटेंट है पीएम बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना। ये इंटेंट गलत नहीं है, बट जिस तरीके से वो बनना चाहते हैं वो गलत है। नीतीश कुमार भले ही पिछले 17-18 साल से यही चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बट बिहार में नीतीश कुमार कभी भी अपने दम पर इलेक्शन नहीं जीते हैं। वो हमेशा अलायंस से इलेक्शन जीते हैं। अब ये बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। बुरी बात क्यों है? क्योंकि वो इतने केपेबल नहीं है खुद में, उनकी पार्टी इतनी केपेबल नहीं है खुद में, इसलिए वो तोड़ मरोड़ के पॉलिटिक्स करते हैं, वो कोएलिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कोalition पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार भाप लेते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, जिस तरफ होता है वो उस तरफ चले जाते हैं। अब हुआ क्या, 2013 में वो बेसिकली क्या हुए कि इनके साथ अलाई बन गए, वो बीजेपी इनके साथ, एनडीए के साथ। अब वहां पर भी क्या हुआ, उनको पता था कि इनको पीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो प्रमुख पीएम केपेबल दावेदार थे वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है। वो मोदी जी जो थे वहां के वो थे। तो अब हुआ क्या, इनको अपना पत्ता कटता हुआ यहाँ पे दिखा। दूसरा क्या हुआ, जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी को होल्ड कर रखा है, अभी बीजेपी का पूरा दबदबा है यूपी में, है ना, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है काफी बोल्ड स्टेप लेने के लिए जाने जाते हैं। तो बीजेपी का ये सीन था कि हमें क्या करना है, हमें बिहार को भी उस तरीके से समेट के रखना है। ठीक है, अब नीतीश कुमार को यह बात सही नहीं लगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया और फिर से क्या किया, आरजेडी अपने पुराने पार्टी के जो पुराने जो दोस्त थे इनके, लालू प्रसाद यादव, उनके साथ हाथ मिलाया और उनके जो बेटे थे तेजस्वी यादव, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। ठीक है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। फिर 2015-16 के बीच में क्या हुआ, तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी के घोटाले में नाम आने लगा, और कई सारे घोटालों में लालू के बेटी बेटियों का नाम आने लगा, इवन लालू प्रसाद यादव का भी नाम आने लगा। तो ये फिर समझ गए अब जनता इससे गुस्सा जाएगी, या इनको पॉपुलस जो इनका जो वोट शेयर है वो इनको नहीं मिलेगा। 2017 26 जुलाई 2017 को इन्होंने इस सरकार से फिर से अलविदा कह लिया और बीजेपी के साथ फिर से मिल गई। समझ रहे हो, ये ऐसे बदल रहे हैं जैसे ये कपड़े बदलते हैं। होता है ना, हर 1 साल 2 साल में आदमी फोन चेंज करता है, ये अपनी पार्टी चेंज करते हैं। तो यहां पर ये इन्होंने कर दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, 9 अगस्त 2022 को फिर से सेम चीज हुई, और ये फिर से कहां पर आ गए, ये फिर से आरजेडी के पास आ गए। इसी में आपने सुना होगा लालू प्रसाद यादव जेल में है, कभी झारखंड के जेल में है, कभी बिहार के जेल में है, कभी वो चारा घोटाला में अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि जो चारा घोटाला का जो चिंगारी दी गई थी वो नीतीश कुमार ने दिया था, बट नीतीश कुमार इस बात को मानते नहीं है। तो बेसिकली यहां पर ये चीजें चली, और अभी फिर से 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि ये अलायंस टूट गया है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में आ गए हैं। अब एक बात बताओ, इतना इनस्टेबिलिटी है, ये स्टेबल बाहर से दिख रहा है, ये जो इनस्टेबिलिटी है, क्या कभी भी ये बिहार के ग्रोथ में मदद कर पाएगी? ये कभी भी बिहार के ग्रोथ की बात ये कर पाएगी? ये कभी नहीं कर पाएगी। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो सबसे पहले ये थे एक कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी में थे ये। कम्युनिस्ट एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होती है, ठीक है ना, ये ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होती है ये। फिर ये कांग्रेस में गए, फिर ये बिहार पीपल्स पार्टी में आए, फिर ये आरजेडी में, फिर ये बीजेपी में, और बीजेपी में एक बार नहीं, कई बार आ जा चुके हैं। ठीक है ना, ये बीजेपी में कई बार आ जा चुके हैं, इनका मतलब कोई भरोसा टाइप का नहीं ही है। खैर ठीक है, इनके पॉलिटिकल करियर के लिए, ये चीज सही है, बट बिहार के लिए ये चीज सही नहीं है। ठीक है, और बिहार के लिए ये चीज सही नहीं है, बिहार को इससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि कभी भी इस इंस्टेबिलिटी में कोई एक पॉलिसी ढंग से चल ही नहीं सकती है। ठीक है, कोई एक पॉलिसी ढंग से यहां पर चल ही नहीं सकती है। ये फोडर स्कैम, चारा घोटाला जो आपने सुना था, ये उसकी बात, ये वो स्लाइड ये वो दर्शाता है। अब देखो, क्या यही एक रीजन है? तो इसके अलावा भी कई सारे रीजन है, जैसे कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि देखो,
जो नदियां होती है बिहार को सपोर्ट करती है, बट एक टाइम क्या होता है, मानसून की वजह से नदियों में बाढ़ आ जाता है और उस बाढ़ से करीब करीब 32 लाख लोग हर बार इफेक्ट होते हैं। उनका पूरा घर घर उनकी पूरी किसानी सब बर्बाद हो जाती है। और देखो, ये आज से नहीं हो रहा, बट फिर भी सरकार इतनी इनएफिशिएंट है इन इस मामले में कि इसको अभी तक फिक्स नहीं कर पाई है। तो बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर ये है। अगर बिहार की आज ये हालत है, तो बिहार की जो आज ये गंदी हालत है, डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग सो मेनी इंजीनियर्स, डॉक्टर, इवन सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यहीं से आते हैं, फिर भी बिहार की हालत इतनी खराब है। ये इतनी खराब क्यों है? इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला बिहार की पॉलिटिशियन, और दूसरा बिहार की जनता जो ऐसे पॉलिटिशियन को वोट देती है। इस बार भी वोटिंग जो हो रही है, वो एक तो वोटर टर्नआउट कम है, और दूसरा क्या है, जो कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है बिहार में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। हमें इसको खत्म करना होगा, और एक अच्छे विकल्प को हमें सामने लेकर के आना आना होगा, जो कास्ट और धर्म के मुद्दे से ऊपर उठ करके बिहार की डेवलपमेंट की बात करे। तो और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा वे फॉरवर्ड यहाँ पे यूपी में हो रखा है। ऐसे ही यूपी आगे नहीं है, यूपी बिहार से कई मामलों में आगे है, और 10-10, 10-10, 20-20% का लीड लेकर के यूपी बैठी हुई है, डिस्पाइट हैविंग 4 से 5% इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर तो आशा करता हूं बिहार का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।